नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस जीएस सेट 5। इससे पहले हमने 4 वीडियोस में 4 सेट तक कंप्लीट किया है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो आप जरूर देखें चारों वीडियोस। उसमें ऑलमोस्ट आपके 20-25 क्वेश्चंस हैं, सो 100 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, जीएस का पोर्शन कवर करेंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट होता है आपका मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, जो कि सेट 5 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1961 से 66 में था। सो फिफ्थ 5 ईयर प्लान तो नहीं था ये हमारा, ठीक है। सो इनकरेक्ट आपको इसमें क्या करना है, सिलेक्ट आउट करना है। एट्थ 5 ईयर प्लान ये था 1992-97 में। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56। ये तो हमारी करेक्ट है बिल्कुल, जो कि 1951 से स्टार्ट हुए थे 5 ईयर प्लान्स। और ये वाली भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 तक, और 8th 5 ईयर प्लान भी हमारा 1992 से 97 तक था। सो हमारा जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1961 में नहीं था, ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। 5 ईयर प्लान की सेपरेट वीडियोस हमने डाली हुई है, वो आप जरूर देखें। 2 से 3 वीडियोस में सारे 5 ईयर प्लान कवर किए हुए हैं विद एंड रिटन नोट्स, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनमें से बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। द फिफ्थ 5 ईयर प्लान India was sketched out for the period spanning 1974 to 1979। तो जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था हमारा, उसका टाइम पीरियड क्या था, 1974 से 1979 तक, विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट लेवल। और ये ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था। सो व्हाट वाज इट्स एम और ऑब्जेक्टिव? इट वाज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अटेनिंग सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर रहें, या जो ये हमारा जो है एम अचीव हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इन 1978 द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान। और 1978 में जो नई गवर्नमेंट बनी थी मोरारजी देसाई जी की, उन्होंने इस प्लान को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। When power is shared among different organs of government, then it is known as dash। जब गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में अगर पावर शेयर की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? सो ऑब्वियसली वो आपका क्या कहलाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना। लेट अस सी द ऑल ऑप्शंस। कम्युनिटी गवर्नमेंट तो नहीं कहलाएगी, सेपरेशन ऑफ पावर्स ही होगा इसमें। कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन का मतलब होता है समझौता, एक तरह से एग्रीमेंट, सो वो भी नहीं कहला सकती। एमलगमेशन ऑफ पावर्स, सो एमलगमेशन ऑफ पावर्स भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो लेट अस सी इट्स एक्सप्लेनेशन। सो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज a model for the governance of a state in which the state is divided into branches, each with separate and independent powers। स्टेट को जो है ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया जाता है, और सब ब्रांचेज की जो है सेपरेट पावर्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। एंड एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द पावर्स ऑफ वन ब्रांच आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पावर्स एसोसिएटेड विद द अदर ब्रांच। तो ये जो पावर्स हैं इस तरह से हैं कि ये इंटरमिक्स ना हो और सबकी डिफरेंट है, मींस देयर इज नो एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रांचेस। द टाइपिकल डिवीजन इज इनटू 3 ब्रांचेस। और जो टाइपिकल डिवीजन है आपका वो 3 ब्रांचेस में है। कौन कौन सी? ए लेजिस्लेचर, एन एग्जीक्यूटिव एंड ए जुडिशरी। सो
These three branches are legislature, executive, and judiciary. The intent is to prevent the concentration of power and provide for checks and balances. So इसकी जो intention है या intent purpose क्या है? To prevent the concentration of power and provide for checks and balances. Means branches में balances power का जो balance है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि power में discrimination हो जाए, और concentration of power and provide for checks and balances. तो इस तरह से है आपकी जो डिवीजन ऑफ पावर्स। आपका क्वेश्चन ये रहेगा इसमें से कि आपको बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग करेक्ट है? शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स, ये तो नहीं है करेक्ट। अभी हमने ऊपर देखा कि शेयरिंग ऑफ पावर जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर में आती है। शेयरिंग ऑफ पावर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, शेयरिंग ऑफ पावर बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें पता है कोएलिशन मीनिंग अभी पढ़ा हमने। कोएलिशन गवर्नमेंट इज द एग्रीमेंट विच, जो कि समझौता करवाते हैं, तो एग्रीमेंट गवर्नमेंट। तो इसमें आपको कौन सा आना चाहिए? तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। So sharing of power by 2 or more political parties. So parties के बीच एग्रीमेंट जो रहता है पावर का, that is the coalition government. So ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार अभी। So दोस्तों 108 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। In coalition government, more than one or several parties come together to form the government. कोलिशन पार्टीज में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा जो पार्टीज हैं वो एक साथ जो है इलेक्शन जो हेल्ड होते हैं उनके बेसिस पे, और फिर गवर्नमेंट फॉर्म होती है। कोलिशन गवर्नमेंट इज जनरली फॉर्म्ड व्हेन ए सिंगल पार्टी कैन नॉट अचीव नेसेसरी मेजोरिटी नीडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट है जनरली फॉर्म्ड व्हेन ए सिंगल पार्टी कैन नॉट अचीव नेसेसरी मेजोरिटी। सो कब होता है कोलिशन गवर्नमेंट? कब फॉर्म होती है? जब ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी ज्यादा वोट से आगे है तब नहीं फॉर्म होती है, बल्कि हम कह सकते हैं एग्रीमेंट के साथ फॉर्म होती है। ठीक है। इन कोएलिशन गवर्नमेंट स्मॉलर पार्टीज विद फ्यू सीट्स कैन आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें क्या होता है? स्मॉलर पार्टीज विद फ्यू सीट्स, जो कम सीट्स की जो पार्टी है वो भी इसका पार्ट बन सकती है, मींस कैन बिकम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट का पार्ट बन सकती है। दिस इज द कोलिशन गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगन जो आपका सिटी है, शहर है, वो किस चीज के लिए फेमस था? रॉक कट आर्किटेक्चर, सी पोर्ट, कॉटन कल्टीवेशन या पोएट्री। तो कालीबंगन आपका फेमस था पोट्री के लिए, जो बर्तन बनाते थे उस टाइम के लोग, तो कालीबंगन में काफी इसके एविडेंस पाए गए थे। सो इट वाज फेमस फॉर पोट्री मेकिंग। चलिए दोस्तों 109 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। कालीबंगन, वन ऑफ द मेन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वाज फेमस फॉर इट्स पोट्री। The distinguishing mark of Kalibangan is pottery, characterized by 6 fabric pottery labeled A, B, C, D, E, and F, which were later identified also at Sothi in northwestern India. So इनको सोथी भी कहा जाता था। It has also yielded seals, bangles, terracotta objects, terracotta figurines, bricks, grinders, stone balls, etc. वहां पे हमें ये सब भी देखने को मिले थे। मींस जो पोल्ट्री है उनमें ये सब जो आइटम्स हैं आपके ऑब्जेक्ट्स फॉर्म जो है होते थे, इन सब के एविडेंस हमें कालीबंगन में मिले हैं। आपको कमेंट करके बताना है कालीबंगन कहाँ पे सिचुएटेड है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। मैच द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट रूलर। फर्स्ट आपका आगरा फोर्ट, ताजमहल सेकंड, और थर्ड आपका पुराना किला। सो इनको मैच करना आपको। ए है आपका शेरशाह, बी अकबर, सी शाहजहां। तो आपको पता है ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था, तो आपका सेकंड का आना चाहिए सी। तो सेकंड का सी जो भी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर एक में करेक्ट है, सेकंड में। तो 110 का आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। बस आपको और देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको एक करेक्ट मिल गया और वो डिफरेंट है सभी ऑप्शंस में। सो आप ऑप्शन 2 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो अभी हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। आगरा फोर्ट आपका किसमें बनवाया है? फर्स्ट का बी आपका आ जाएगा, फर्स्ट का बी अकबर। सो आगरा फोर्ट मेड बाई अकबर। नेक्स्ट आपका थर्ड का ए है। सो पुराना किला जो है आपका शेरशाह से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं 111। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन विच ऑफ द आर्मीज। सो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किन दो आर्मीज के बीच लड़ा गया था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आपका हुआ था 1756 में। आपको फर्स्ट और थर्ड बताना है, कमेंट करके पता होना चाहिए आपको। सो इन 1756 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड लोधी एम्पायर, बाबर एंड राणा संगा, अकबर एंड हेमू, अकबर एंड राणा ऑफ मेवाड़। तो इनमें से आपका कौन सा आना चाहिए? थर्ड करेक्ट है, अकबर एंड हेमू। ये आपका सेकंड जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और आपको ये देखना है, जरूर से चेक करना है इसमें किन की जीत हुई थी। तो चलो एक बार हम इसकी दोनों क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों 110th क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आगरा फोर्ट इट वाज बिल्ट इन 1573 एडी एनो डोमिनी ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर्स के टाइम पे ये बना था। सर्व्ड एज द मेन रेजिडेंस ऑफ द एम्परर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी। और अकबर जो थे वो उनके मेन एम्परर थे मुगल डायनेस्टी के। कब तक इन्होंने सर्वाइव किया था? 1638 तक। ताजमहल वॉज कमीशनड इन 1632। ताजमहल कब स्टार्ट किया गया था? 1632 में बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, शाहजहां के द्वारा, टू हाउस द टॉम्ब ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज महल। मुमताज महल की याद में इनको बनवाया गया था। पुराना किला, नेक्स्ट देखते हैं पुराना किला। इट्स करंट फॉर्म वॉज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी। और पुराना किला जो है किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। द फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर, सूर एम्पायर के फाउंडर थे ये। और शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं जीटी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 की जो एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट था। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट ऑन नवंबर 5, 1556। सो दोस्तों ये आपका नवंबर 5, 1556 में लड़ा गया था। हमने पीछे 1756 बताया है शायद, तो एक बार करेक्ट कर लेना। जो पानीपत का सेकंड बैटल है वो आपका 1556 में, ना कि 1756। बिटवीन द फोर्सेज ऑफ हेमू द हिंदू जनरल एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी। सो ये किस किस के बीच लड़ा गया था? हेमू एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी। एंड द आर्मी ऑफ बैटल मुगल एम्पायर। सो मुगल्स के बीच और हेमू के बीच बेसिकली जो था सेकेंड बैटल लड़ा गया था। द बैटल एंडेड इन ए डिसिसिव विक्ट्री फॉर अकबर। सो इसमें हम कह सकते हैं जो डिसिसिव विक्ट्री ऑफ अकबर, हम कह सकते हैं अकबर की हार हुई थी इसमें। सो दोस्तों ये आपको करेक्ट करना है एक बार। जो बैटल हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें अकबर जो कि मुगल एम्परर थे इनके बीच और हेमू के बीच हुआ था। इसमें हेमू की हार हुई थी और मुगल एम्परर अकबर की जीत हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112।
हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल इनमें से किनका रहा है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्रपाल, विष्णु गणेश पिंगल। सो इसमें से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? ऑलमोस्ट सिमिलर से आपके। लेट अस सी दी आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। 112। सो ये आपका है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। लाला हरदयाल was a revolutionary and a scholar who dedicated himself to the cause of Indian freedom. He was the general secretary of the Ghadar Party, an organization founded by Punjabi Sikhs in the United States and Canada. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी पंजाबी सिख्स के द्वारा फाउंड करी गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में, विद द एम ऑफ सिक्योरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इनका कि ब्रिटिश रूल से हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाना है। लाला हरदयाल वाज कंसिडर्ड एज द ब्रेन बिहाइंड द गदर मूवमेंट, और गदर मूवमेंट के जो मेन जो कैरेक्टर थे वो थे लाला हरदयाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइंस लाइज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। सो क्वेश्चन नंबर 113, कौन सी लाइन इनमें से 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करती है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ। सो 0 डिग्री पे आपको पता है मिडल में इक्वेटर लाई करती है। सो इक्वेटर लाइज इन द 0 डिग्री लैटिट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट ऑल 3 लैटिट्यूड्स, दैट इज तीनों लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। सो कौन से कॉन्टिनेंट से तीनों की लाइन या लैटिट्यूड्स पास करते हैं? सो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए। सो तीनों कहां से पास होते हैं आपके? अफ्रीका से। अफ्रीका जो ऐसा कॉन्टिनेंट है जिनमें से ये 3 लैटिट्यूड्स पास करते हैं आपके। चलो एक बार इनकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो 113 ऑप्शन नंबर 1, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस एट 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। इक्वेटर जो है आपका बिल्कुल मिडल में लाई करता है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है कहां से? आपके नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी। सो दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। डिवाइडिंग द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। सो ऊपर वाला आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला पोर्शन आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। इट इज वन ऑफ द 5 notable circles of latitude on earth, the other being the 2 polar circles, Arctic Circle and Antarctic Circle, and the 2 tropical circles, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। 2 tropical circles आपके कौन कौन से हैं? Tropic of Cancer and Tropic of Circle, and notable circles कौन कौन से हैं आपके? Polar circles जो कि Arctic Circle and Antarctic Circle। नेक्स्ट देखते हैं 114 ऑप्शन नंबर 4, अफ्रीका इज द ओनली कंटिनेंट दैट इज इंटरसेक्टेड बाय द प्राइम मेरिडियन इक्वेटर, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन ह्यूमंस। इनमें से बॉल और सॉकेट जॉइंट का कौन सा एग्जांपल है? सो ये आपका आना चाहिए इसमें हिप जॉइंट। आपको पता है हिप जॉइंट जो है बॉल और सॉकेट का जो है कनेक्शन है। बाकी भी रीड कर लेते हैं आपके कौन कौन से हैं, रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट, नेक जॉइंट। सो ये तीनों नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 116, डोली वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोन्ड डैश। सो डोली जो आपकी जो थी एक शिप थी जो कि फर्स्ट डोमेस्टिक शिप थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसमें। सो अभी इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 एंड 16 की। सो
115 ऑप्शन नंबर सेकंड is the correct. The ball and socket joint or spheroidal joint is a type of synovial joint in which the ball-shaped surface of one rounded bone fits into the cup-like depression of another bone. One of its example is hip joint, in which a partial spherical end lies in a socket, allowing multidirectional movement and rotation. So ये किस चीज के लिए होते हैं आपके socket and ball for the so that it can allow the multidirectional movement and rotation. इसका आपने स्केलेटन भी देखा होगा. सो कुछ इस तरह से दिखता है जो स्केलेटन आपका होता है ऐसे. सो आप देखते होंगे इसमें ऐसे यहाँ पे जो लेग्स हैं ह्यूमन लेग्स और इस तरह से कनेक्टेड होते हैं. यहाँ पे ये सारा जो पोर्शन है लाइक ह्यूमन बॉडी का बॉल एंड सॉकेट कनेक्टेड रहता है. नेक्स्ट देखते हैं 116th की एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट था. डॉली वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन शिप. It was born on 5th July 1996. It was a female domestic ship and the first mammal cloned from an adult somatic cell using the process of nuclear transfer. Nuclear transfer का प्रोसेस करके इसको जो प्रोड्यूस किया गया था जो कि फर्स्ट डोमेस्टिक शिप थी. डॉली वॉज क्लोन्ड बाई एन आयन विल्मुट, कैथ कैंपबेल, आयन विल्मुट, कैथ Campbell and colleagues at the Roslin Institute, part of the University of Edinburgh, Scotland. तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117. Which of the following glands secrete growth hormone? कौन सा ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है? सो ये आपका आना चाहिए 117 ऑप्शन नंबर 3 जो कि गोनाड्स ग्लैंड. सो ऑप्शन क्या क्या है इसमें? एड्रेनल ग्लैंड, नेक्स्ट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड थर्ड है गोनाड्स ग्लैंड एंड फोर्थ है पेनक्रियास. सो आपका गोनाड्स ग्लैंड ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसमें जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 118 पे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट? डायनामाइट प्रिपरेशन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? सो डायनामाइट आपको पता है जो फॉर्म ऑफ कोल. सो इसमें आपका मिथाइल अल्कोहल, आयरन ऑक्साइड, नाइट्रोग्लिसरॉल, कॉपर सल्फेट. सो नाइट्रोग्लिसरॉल का यूज किया जाता है इसमें. डायनामाइट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग नाइट्रोग्लिसरॉल. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम 118 ऑप्शन नंबर 3. नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोग्लिसरॉल NG also known as the trinitroglycerin TNG is a powerful explosive and an important ingredient of most forms of dynamite. डायनामाइट की ज्यादातर फॉर्म्स का एक पावरफुल ingredient है. It is also used with nitrocellulose in some propellants, especially for rockets and missiles. ये आपका जो है इंग्रेडिएंट रॉकेट और मिसाइल्स इजेक्ट के लिए भी यूज होता है. नेक्स्ट है स्वीडिश केमिस्ट एल्फ्रेड बी नोबल डेवलप्ड डायनामाइट इन 1860s by combining liquid nitroglycerin with an inert porous material such as charcoal or diatomaceous earth. So ये जो साइंटिस्ट रहे हैं केमिस्ट अल्फ्रेड बी नोबल, इन्होंने डायनामाइट को 1860s में डेवलप किया था. क्या क्या चीज कंबाइन करके? लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन विद एन इनर्ट पोरस. पोरस मीन छिद्र जो होते हैं, छिद्र के तरीके से विद पोर्स लाइक स्ट्रक्चर. पोरस मटेरियल सच एज चारकोल और डाइटोमेसियस. सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119.
इन विच फील्ड इज BC रॉय अवार्ड गिवन? BC रॉय अवार्ड इनमें से कौन से फील्ड में दिया जाता है? सो इसका आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन है, ये सभी आपको याद होने चाहिए। अवार्ड्स गिवन फील्ड, सो मेडिसिन फील्ड में आपको BC रॉय अवार्ड दिया जाता है। 120th देखते हैं। व्हाट इज दी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुकिंग आफ्टर दामोदर वैली, ए प्राइवेट एंटरप्राइज लोकेटेड इन बिहार, ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये आपका दामोदर वैली इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स ए सिंगल बॉडी फॉर फोकसिंग ए ऑर्गेनाइजेशन। सो 120th के एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC having its headquarters at Kolkata is a statutory body created under the Damodar Valley Corporation Act 1948। So DVC Act 1948 के तहत इसको क्रिएट किया गया था। It operates several power stations in the Damodar River area of West Bengal and Jharkhand। So ये मैनेज करती है आपकी बहुत सारे जो पावर स्टेशन हैं उनको, जो कि लोकेटेड हैं वेस्ट बंगाल और झारखंड में नियर बाई रिवर एरियाज। द कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स बोथ थर्मल पावर स्टेशंस एंड हाइडल पावर स्टेशंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ये जो है दोनों को मैनेज करती है, जो कि थर्मल पावर स्टेशंस आपके और हाइडल पावर स्टेशंस। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। विच इज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? सो इंडिया में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? सो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि परमवीर चक्र आपका जो है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 122। इन विच फील्ड इज पुलिट्जर प्राइज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क? बेहतरीन काम के लिए पुलिट्जर प्राइज अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? एनवायरमेंट स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सो ये आपका दिया जाता है अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है पुलिट्जर आपके टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, मे बी फिजिक्स से रिलेटेड, या आप जरूर एक बार सर्च करना इनका विकिपीडिया से। सो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 122 का। लेट अस कंफर्म इट, मे बी थर्ड भी हो सकता है इसका, क्योंकि लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में आपका शायद दिया जाता है इसका अवार्ड। इट इज ए कंफ्यूजिंग, लेट अस सी इट्स एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 122 क्वेश्चन की। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द पुलिट्जर प्राइज इज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो अवार्ड आपका यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है वो भी न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म एंड लिटरेचर वगैरह में। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1917 बाय प्रोविजंस इन द will of American Hungarian born Joseph Pulitzer। तो ये कंप्लीट नेम है इनका, जोसेफ पुलिट्जर। द अवार्ड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। सो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आना चाहिए, करेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। व्हाई इज रन ऑफ कच्छ ऑफ इंडिया फेमस फॉर? रण ऑफ कच्छ जो है आपका इंडिया में किस चीज के लिए फेमस है? सो इसका आना चाहिए आपका जो है टाइडल एंड फ्लैट्स, फर्टाइल सोयल, डेंस वेजिटेशन, ऑल आर करेक्ट। सो रण ऑफ कच्छ आपका किसके लिए जो है फेमस है? मे बी इट इज ऑप्शन नंबर 1, टाइडल एंड फ्लैट्स के लिए जो है ये फेमस है। सो एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं 123। The Great Run of Kutch is a seasonal salt marsh located in the Thar Desert in the Kutch district of Gujarat। So ये कहाँ पे लोकेटेड आपका थार डेजर्ट में, जो कि
इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया एंड द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इट इज नोन फॉर इट्स मार्शलैंड एंड मड फ्लैट्स। तो ये किस चीज के लिए जाना जाता है? मार्शलैंड और मड फ्लैट्स के लिए। ऑल्सो नोन एज टाइडल फ्लैट्स, और जो ये मड फ्लैट्स हैं इनको टाइडल फ्लैट्स भी बोला जाता है। दैट आर कोस्टल वेटलैंड्स विच फॉर्म व्हेन मड इज डिपॉजिटेड बाय टाइड्स और रिवर्स। टाइड्स के थ्रू जो है मड डिपॉजिट हो जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टाइडल फ्लैट और मड फ्लैट्स। सो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनमें से लोकसभा के वुमेन स्पीकर कौन से हैं, और जो कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारी रही हैं मीरा कुमार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मेडिटेरियन सी से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सी विंड ब्लो करती है? सो इसका आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इन्हीं को आप बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि आपके मे भी जून के मंथ में आप देख सकते हैं, है ना। जून जुलाई और मॉनसून के मंथ्स में आप देख पाते हैं इनको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया है? इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। सो इसमें आपका प्लानिंग कमीशन जो है दिस इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको आना चाहिए प्लानिंग कमीशन। सो अभी हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं लास्ट 3 क्वेश्चंस की। सो 124th की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट था। मीरा कुमार was the first woman speaker of Lok Sabha and served from 2009 to 2014. Earlier, she served as a cabinet minister in the Ministry of Social Justice and Empowerment of Manmohan Singh's Congress-led government from 2004 to 2009. The current Lok Sabha Speaker M.S. Sumitra Mahajan is the second woman to hold the position. So जो करंट्स हैं आपकी वो सुमित्रा महाजन है, जो कि सेकंड पोजीशन होल्ड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125th की एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसमें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन रीजन दैट ब्रिंग्स सडन विंटर रेन टू द नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जेट स्ट्रीम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग दीज डिस्टर्बेंसेस टू इंडिया। जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं आपके कौन से कंट्री में जेट स्ट्रीम नाम दिया गया है, ये आपको बताना है, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर जनरली एक्टिव फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी। सो ये जो है आपके जून जुलाई से मैंने आपको बताया था वो रॉन्ग है, वो करेक्ट कर लेना आपका, जो कि विंटर फ्लोइंग विंड है ये आपकी, जो कि दिसंबर टू फरवरी में फ्लो करती हैं और जेट स्ट्रीम्स के कारण फ्लो करती हैं, मेडिटेरियन सी से एंटर करती हैं वेस्ट साइड में, इंडियन वेस्ट पोर्शन में। नेक्स्ट देखते हैं 126 की एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसमें। द प्लानिंग कमीशन वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वाज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है नहीं दिया हुआ है। It was established in March 1950 by an executive resolution of the Government of India on the recommendation of the Advisory Planning Board Constitution in 1946 under the chairman of K.C. Niyogi। So ये जो है आपका प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में फॉर्म हुआ था, इसके अंडर में अंडर द चेयरमैन ऑफ के.जी. नियोगी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्राइन्स एट महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में जो मोनोलिथिक रॉक है, जो कि मोनो मीन्स सिंगल और लिथिक मीन्स आपका रहता है स्टोन, तो सिंगल स्टोन मीन्स बड़ी रॉक से जो फॉर्म हुई है आपकी रॉक श्राइन्स, इनको पॉपुलर नेम इनका क्या है? तो 127 आपका आना चाहिए जैसे रथाज, रथाज इनका जो है पॉपुलर नेम है। नेक्स्ट देखते हैं 128। व्हाई डज आइस कवर्ड इन सो डस्ट नॉट मेल्ट क्विकली? सो डस्ट में जो आइस कवर्ड है वो जल्दी मेल्ट क्यों नहीं होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो ये आपको आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, जो कि सो डस्ट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो ये जो है सो डस्ट बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, सो इसलिए हम कह सकते हैं ये जल्दी मेल्ट नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं 129। विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? अर्थ्स एटमॉस्फेयर की जो लेयर है आपकी 5 लेयर्स, उनमें से कौन सी जो है ओजोन लेयर कंटेन करती है? सो ये आपको आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। सभी मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि सभी लेयर्स ये जरूर आप पढ़ लेना इनके डिटेल में, और सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स आते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनकी ऑलमोस्ट आपके अभी तक 5 टेस्ट हमने कवर किए, उनमें से मोस्ट ऑफ दी 7 to 8 टॉपिक्स आए हैं जो कि स्टैटिक हैं और रिपीटेड हैं। तो जरूर कुछ तो हमने इसमें ऑलरेडी वीडियोस में करवाए हुए हैं, और कुछ जो चैनल पे नहीं करवाए हैं वो हम वीडियोस के थ्रू करवाएंगे एक और, तो आप उनको जरूर देख लेना। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन 130। वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? सो ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। ग्रेट बैरियर रीफ परवाल भित्ति जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपको बताना है कमेंट करके। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए। सो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सेशन को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के लिए जो है जुड़ जाएं आप हमारे चैनल से। जीएस के कंप्लीट 20 सेट्स कवर करेंगे यहाँ से, और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि काफी आपको यहाँ से हेल्प मिले, और डिटेल में जो है हमें इजीली समझ भी आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।